हेलो दोस्तों, मैं आपकी एक और समस्या का समाधान को लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ फीसर का मुद्रा परिणाम सिद्धांत। मैं इसमें अच्छी तरीके से आपको मतलब सब्जेक्टिव में क्या लिखना पड़ता है इस पर चर्चा करेंगे और इसमें समझाएंगे भी कि फीसर का मुद्रा परिणाम सिद्धांत क्या है और आपको कैसे उस टॉपिक पर अच्छे से लिखना है जिससे कि अधिक से अधिक अंक आपको मिल सके। दोस्तों, क्वेश्चन खुल चुका है। दोस्तों, फीसर के द्वारा प्रतिपादित मुद्रा के परिणाम सिद्धांत को लिखिए। मैं टिक कर देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आपका ये दोस्तों ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये आपका कहते इसमें उत्तर में आपको लिखना है दोस्तों, मुद्रा का मूल्य का सिद्धांत प्रमुख सिद्धांत है। कहते कि वह मुद्रा के परिणाम सिद्धांत पर आधारित है। मुद्रा का मूल्य सिद्धांत का आधार मुद्रा की मात्रा है। अतः अर्थशास्त्री ने इस पर दो मत प्रस्तुत किए हैं। पहला नंबर क्या होता है, नगद भुगतान का सिद्धांत, और दूसरा होता है नगद अधिशेष का सिद्धांत। याद रखिएगा दोस्तों। कहते हैं अतः यह दोनों सिद्धांत फीसर के मुद्रा परिणाम सिद्धांत पर आधारित है। अतः यह सिद्धांत प्राचीन सिद्धांत है, जिसका सर्वप्रथम प्रतिपादन 1588 में दबान जाति ने 1691 में जे स्मिल ने इसका क्रमबद्ध अध्ययन किया था। कहते हैं आपको लिखना है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1722 ईस्वी में डेविस हुम ने, आगे हम चर्चा करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे आप नोट भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। दोस्तों, आगे टॉपिक पर बात यहाँ दोस्तों आपको दिख रहे होंगे कि 1700, ये देखिएगा 1722 में डेविस होम इनमें सुधार कर सविस्तार से, यहाँ देखिएगा सर, सविस्तार से यहाँ पर देखिएगा सविस्तार से वर्णन किया। डेविस होम के अनुसार, याद रखिए, मुद्रा की मात्रा मुद्रा की पूर्ति पर निर्भर करती है। ध्यान दीजिएगा सर, डेविस होम के अनुसार आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डेविस होम के अनुसार क्या होता है कि मुद्रा की मात्रा मुद्रा की पूर्ति पर निर्भर करती है। अतः सभी अर्थशास्त्री ने मुद्रा के मूल्य तथा मुद्रा की पूर्ति के संबंध में अध्ययन किया है, लेकिन कोई अर्थशास्त्री ये नहीं बताया है कि मुद्रा का मूल्य में परिवर्तन होने से मुद्रा की किस अनुपात में परिवर्तन होगा। इसके बारे में अध्ययन नहीं किया है कोई भी अर्थशास्त्री। दोस्तों, ठीक है, इसी पर आपको लिखना है फिर कि अतः कुछ प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के परिणाम सिद्धांत, यहाँ पर देखिएगा, अतः कुछ प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के परिणाम सिद्धांत की व्याख्या की है। इसके अनुसार मुद्रा की कीमत स्तर तथा मुद्रा के मूल्य में विपरीत तथा समानुपाती संबंध है। ठीक है, मुद्रा की मूल्य तथा मुद्रा की मात्रा में कीमत स्तर या मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध होता है। समानुपाती संबंध, विपरीत तथा समानुपाती संबंध है। अतः अमेरिकी अर्थशास्त्री इरविंग, इसके बाद दोस्तों आगे लिखना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फीसर ने, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि फीसर ने 1722 ईस्वी में मात्रात्मक अध्ययन किया था। अतः महोदय कहते हैं कि अतः यहाँ पर फीसर महोदय ने इस संबंध में अनेक विचार प्रस्तुत किए। ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि अनेक विचार जो होता है प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, अतः यहाँ पर लिखेंगे प्रोफेसर टाउनसिंग के अनुसार, सर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रोफेसर टाउनसिंग के अनुसार आपको लिखना है कि सभी चीज़ समान रहे किंतु मुद्रा की कीमत स्तर दोगुनी कर दिया जाए तो मुद्रा की मांग भी दोगुनी हो जाएगी। अतः इसके फलस्वरूप मुद्रा का मोल जो होता है, सर दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, मोल होना चाहिए, ये देखिएगा मोल होना चाहिए दोस्तों, मोल होना चाहिए, मोल कम हो जाएगा। अतः इसके विपरीत यदि मुद्रा की मात्रा कम कर दी जाए तो मुद्रा यहाँ पर क्या है, मुद्रा की मात्रा कम कर दी जाए तो मुद्रा का मोल होगा दोस्तों, मोल यहाँ पर आप ठीक कर लीजिएगा दोस्तों, मात्रा नहीं, मोल भी कम हो जाएगा। अतः जिससे मुद्रा की मोल दुगनी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा सर, जिससे मुद्रा की मोल क्या हो गया, दुगनी हो जाएगी। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि मुद्रा की मोल जो होगा वह दोगुनी हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा कि मुद्रा की मात्रा कम कर दी जाए तो मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा। यहाँ पर मोल नहीं दोस्तों, मूल्य भी कम हो जाएगा। अतः यहाँ पर लिखिएगा, अतः जिससे कि मुद्रा का मोल भी दोगुना हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लिखना है कि स्पष्ट है कि मुद्रा की कीमत स्तर जो कि मुद्रा की मांग के सीधा समानुपाती होता है। अतः फीसर के अनुसार मुद्रा की मात्रा की कीमत स्तर आगे दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
अतः फिशर के अनुसार मुद्रा की मात्रा कीमत स्तर का सीधा विपरीत होता है, ध्यान दीजिएगा। अतः फिशर के अनुसार क्या होता है कि मुद्रा की मात्रा की कीमत स्तर का सीधा विपरीत होता है। अतः फिशर के अनुसार मुद्रा की मात्रा में यदि परिवर्तन होता है तो मुद्रा के कीमत स्तर, याद रखिए, कीमत स्तर में उसी अनुपात में परिवर्तन होगा। यदि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होता है तो मुद्रा की कीमत स्तर में उसी अनुपात में परिवर्तन होगा। अतः फिशर के अनुसार मुद्रा परिणाम सिद्धांत द्वारा मुद्रा की मात्रा, याद रखिए, ज्ञात करने में कोई कठिनाइयाँ नहीं होती है। अतः फिशर महोदय मुद्रा और मुद्रा की पूर्ति दोनों में परिवर्तन मुद्रा की मात्रा एम में परिवर्तन होने से होता है। आपसे पूछ लेगा कि मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन किसके परिवर्तन, तो एम यहाँ पर तो दे देखिएगा दोस्तों, मात्रा, यानी कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने से होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कि मुद्रा का मूल्य पी जो होता है वह किसी देश का मुद्रा का मूल्य पी जो होता है वह मुद्रा की पूर्ति उस देश की मुद्रा की मात्रा द्वारा निर्धारित होती है। अतः मुद्रा का मूल्य जो होता है वह कीमत स्तर का सीधा विपरीत होगा। मुद्रा का मूल्य क्या होगा दोस्तों, कीमत स्तर का सीधा यहाँ पर विपरीत होता है। कहने का मतलब क्या होता है, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछिएगा कि कीमत स्तर में वृद्धि हो जाने से मुद्रा का मूल्य क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा घट जाएगा। कीमत स्तर जैसे ही वृद्धि होगा तो मुद्रा का मूल्य क्या होता है, घट जाता है दोस्तों, ठीक है। मुद्रा का मूल्य क्या होता है, घट जाता है। अब मुद्रा की मात्रा में क्या होगा सर, वृद्धि हो जाएगा। कीमत स्तर में वृद्धि होने से मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होगा, ठीक है, लेकिन उसका मूल्य जो होता है वो घट जाएगा दोस्तों। ये आपसे, हाँ, तो दोस्तों आपको दिख रहे होंगे ये क्वेश्चन दोस्तों, ये देखिएगा दोस्तों। अतः आपको यहाँ पर जो लिखना है दोस्तों, कहते हैं अतः मुद्रा की परिणाम सिद्धांत को यहाँ पर दोस्तों लिखना है फिर कि अतः मुद्रा की परिणाम सिद्धांत को फिशर महोदय विनिमय समीकरण के द्वारा परिभाषित किया है। याद रखिए, जिनमें मुद्रा की मात्रा ज्ञात की जाती है, जिनसे मुद्रा की मात्रा। अतः मुद्रा की परिणाम का सिद्धांत के अनुसार फिशर का पुराना समीकरण यहाँ देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर P बराबर एम बटे टी, ये आपका ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी पूछता है कि पुराना समीकरण क्या है। P बराबर एम बटे टी होगा दोस्तों, जहाँ एम क्या होता है, मुद्रा की मात्रा है, टी क्या होता है, मुद्रा की पूर्ति है दोस्तों, और P जो होता है वह मुद्रा का कीमत स्तर है दोस्तों। याद रखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछता है। इसके बाद आपको लिखना है दोस्तों कि अतः फिशर महोदय इस समीकरण से राजकीय मुद्रा की चलन गति को परिभाषित किया है। अतः फिशर महोदय के अनुसार एम भी बराबर पी टी, या P बराबर एम भी बटे टी हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछता है कि एम भी बराबर पी टी किसका समीकरण है, तो आप कहिएगा कि फिशर का समीकरण है, फिशर का समीकरण है, ठीक है। मुद्रा परिणाम सिद्धांत का समीकरण होता है फिशर के मुद्रा परिणाम, एम भी बराबर पी। अतः यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अतः समीकरण में एम भी जो है दोस्तों, यानी कि एम भी बराबर पी टी जो आपको हमने बताया दोस्तों, वो देखिएगा दोस्तों कि अतः समीकरण में एम भी जो है दोस्तों मुद्रा की मात्रा, अतः पी टी जो होता है कुल मुद्रा की पूर्ति है दोस्तों। कुल मुद्रा यहाँ पर कर लीजिए, मुद्रा की कुल पूर्ति, सॉरी दोस्तों, मुद्रा की कुल पूर्ति दोस्तों है। अतः फिशर महोदय ने एक दूसरे समीकरण के माध्यम से मुद्रा की चलन गति को परिभाषित किया है, वो देखिएगा दोस्तों, आपको लिखना है पी टी बराबर एम भी प्लस एम वन बटे एम भी, देखिएगा एम वन बटे भी वन बाय, ये देखिएगा पहला। दूसरा लिखना है P बराबर एम भी प्लस हो जाएगा एम वन बटे एम सॉरी भी वन, अब बटे अपॉन टी हो जाएगा पूरा पर दोस्तों। यहाँ देखिएगा भी वन भी इसके नीचे में टी हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आपने देख लिया टी हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद जो दोस्तों है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उसके बाद लिखना है अतः P मूल्य स्तर है, एम मुद्रा की मात्रा है, भी जो होता है, ध्यान दीजिएगा, भी जो है वह चलन गति है, और एम जो होता है वह बैंक की मुद्रा की मात्रा है। V1 जो यहाँ है दोस्तों वह बैंक की मुद्रा की चलन गति है, टी कुल लेन देन है। याद रखिएगा दोस्तों, आपको समझना होगा कि P यहाँ पर क्या है, ठीक है, मुद्रा का मूल्य है, ठीक है, एम मुद्रा की मात्रा है, और भी जो होता है मुद्रा की चलन गति है, और एम बैंक की मुद्रा की मात्रा है। V1 बैंक की मुद्रा की चलन गति है, और टी कुल लेन देन है। अतः मुद्रा की मात्रा M1 एम कहते एम भी V1 टी आदि पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि मुद्रा की मात्रा पर किसका किसका प्रभाव पड़ता है दोस्तों, तो M1 का, यानी कि बैंक की, देखिएगा M1 का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, कि बैंक की मुद्रा की मात्रा का परिवर्तन होने से होगा, बैंक की मुद्रा की चलन गति का भी,
कुल लेन देन का भी आदि सबका प्रभाव पड़ता है मुद्रा की मात्रा पर पड़ता है। इनमें से किसी एक में परिवर्तन होने पर मुद्रा की मात्रा में यहाँ देखिएगा दोस्तों परिवर्तन होगा। हाँ तो दोस्तों यहाँ लिखना है अतः मुद्रा की मात्रा एम V1 तथा टी आदि का प्रभाव पड़ता है। याद रखिए मुद्रा की मात्रा पर, ठीक है ना दोस्तों। यदि इनमें से किसी एक में परिवर्तन होने से मुद्रा की मात्रा एम में परिवर्तन होता है, अतः मुद्रा का मूल्य P तथा मुद्रा की मात्रा एम में विपरीत संबंध होता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये हो जाता है संबंध होता है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर लिख देना है दोस्तों, यहाँ पर लिखना है कि अतः रेखाचित्र के द्वारा ऐसा समझाया गया है। देखिएगा दोस्तों, आपको समझाते हैं रेखाचित्र के माध्यम से। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों, ये जो ग्राफ मैंने खींचा है दोस्तों, ये देखिएगा दोस्तों, ये ड्रॉ मैं करता हूँ दोस्तों। जैसा कि दिख रहा होगा दोस्तों, मैं इस पर ड्रॉ लाइन, ये देखिएगा दोस्तों, ये जो मैं खींच रहा हूँ दोस्तों, ये देखिएगा, ये जो है D/M है दोस्तों, D/M है दोस्तों, ठीक है, D/M है दोस्तों, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर O है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, O है दोस्तों। यहाँ पर आपका ये जो खींचने के बाद X अक्ष Y अक्ष लिख दीजिएगा दोस्तों, और ये देखिएगा वस्तु की मांग यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, वस्तु की मांग। और इसके बाद आपको बनाना है मुद्रा की मात्रा दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ लिखना है नीचे M1, यहाँ पर देखिएगा, एक ये खींचेंगे दोस्तों और एक ये खींचेंगे दोस्तों, और दोनों को यहाँ देखिए मिलाते हुए ले जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर D/M लिख देंगे दोस्तों। और यहाँ पर लिखना है M, यानी मुद्रा की मात्रा M1 M और M1, और फिर हो जाएगा D/D1। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ D/D1 हो जाएगा वस्तु की मांग। इस प्रकार आप ग्राफ को इस प्रकार बना लेंगे दोस्तों। यहाँ पर D/M होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा D/M हो जाएगा दोस्तों। इस ग्राफ को आप पहले बना लेंगे दोस्तों, और यहाँ पर मुद्रा की मात्रा और वस्तु की मांग यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों। फिर मैं M1 होने पर कहते कीमत स्तर में वस्तु की मांग जो होता है D से D1 में परिवर्तन हो जाता है, यानी D से D1 हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर ग्राफ पे मैंने समझा। फिर लिखना है कि अतः फिशर महोदय जो है वह अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार को स्थिर मान लिया है, पूछ ले बैठता है, ठीक है दोस्तों। कहते मुद्रा की मात्रा M से बढ़कर M जो हो जाने पर कहते मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और वस्तु की मांग में कहते परिवर्तन के फलस्वरूप जो होता मांग की लोच E=0 होगा दोस्तों, E=0। अतः मुद्रा की मात्रा का उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः मुद्रा की मांग जो है वह मुद्रा की पूर्ति का विपरीत संबंध होता है, मुद्रा की विपरीत संबंध होता है दोस्तों, मुद्रा के विपरीत संबंध होता है दोस्तों। याद रखिए, मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति में एक दूसरे के विपरीत होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको लिखना है, यहाँ पर देखिएगा, फिशर महोदय का सिद्धांत जो है वह निम्नलिखित मान्यता पर आधारित है, और इसकी 6 मान्यता लिखना है दोस्तों। पहला नंबर देखिएगा अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार। दूसरा नंबर मान्यता लिखा गया V, अल्पकाल में स्थिर है। तीसरा लिखिएगा कि दोस्तों M1 V1 सभी स्वतंत्र हैं। ध्यान रखिएगा। अगला लिखिएगा कि P एक निष्क्रिय तत्व है। क्या लिखिएगा? P एक निष्क्रिय तत्व है। अगला लिखिएगा कि M1 के बीच स्थिर अनुपात है। अगला पॉइंट लिखिएगा V1 के बीच हुए दोस्तों धाए खींचने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों कि आप ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा नहीं तो दोस्तों। देखिएगा, आपको फिर लिखना है दोस्तों कि फिशर महोदय ने इस मुद्रा परिणाम सिद्धांत में कई बार शुद्धिकरण किया है, इसके बाद भी इस सिद्धांत की आलोचना की गई है जो इस प्रकार है। पहला नंबर सिद्धांत पर आपको लिखना है दोस्तों की आलोचना में, इसकी सबसे प्रमुख आलोचना यह है कि यह सिद्धांत वास्तविक मान्यता पर आधारित है, अतः यह सिद्धांत V1 M P T सभी स्वतंत्र या स्थिर हैं, जो वास्तविक जीवन स्तर में संभव नहीं है। दूसरा नंबर पॉइंट पर आपको लिखना है दोस्तों कि फिशर महोदय का अल्पकाल में V एवं T स्थिर होता है, जबकि वास्तविक जीवन में संभव नहीं है। मुद्रा की मात्रा M में परिवर्तन होने के फलस्वरूप पूर्ण रोजगार की अनुपस्थिति में V एवं T स्वतंत्र नहीं होता है। इतना लिखना है दोस्तों 2 पॉइंट में। पॉइंट नंबर 3 पर आप ध्यान देंगे दोस्तों, इसमें जो लिखना है आलोचना में दोस्तों, कहते M और M1 के बीच अनुपात स्थिर है, जबकि यह संभव नहीं है, क्योंकि M में परिवर्तन होने से M1 में कहीं और अधिक परिवर्तन होता है तथा M1 के घटने से अत्यधिक मात्रा में घटता है, अतः यह M और M1 वास्तव में स्थिर नहीं है। चौथा पॉइंट पर आपको लिखना है P एक निष्क्रिय तत्व है, अतः P मूल्य मुद्रा की मात्रा M पर निर्भर करती है।
यह मुद्रा की मात्रा एम में परिवर्तन होने से मुद्रा का मूल्य पी में परिवर्तन होता है। अतः इस तरह एम का प्रभाव पी पर पड़ता है, उसी प्रकार एम का प्रभाव भी पी पर पड़ता है। जिस प्रकार एम का प्रभाव पी पर पड़ता है उसी प्रकार पी का प्रभाव, दोस्तों यहाँ पर कर लीजिएगा दोस्तों, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया दोस्तों, पी का प्रभाव भी एम पर पड़ता है, यहाँ लिख दीजिएगा। 5वां नंबर पॉइंट की बात करते हैं, मुद्रा की मात्रा एम अति एम केवल पी के मूल्य के द्वारा ही प्रभावित नहीं होता है, बल्कि V1 M1 आदि में परिवर्तन होने से परिवर्तित होता है। नंबर 6 पर आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फिशर महोदय के अनुसार मुद्रा की पूर्ति पर आधारित है, जबकि प्रोफेसर फिशर के अनुसार मुद्रा की मात्रा पर विशेष जोर दिया है। याद रखिएगा दोस्तों। 7वां नंबर पॉइंट में लिखना है कि M का प्रभाव V1 आदि पर नहीं पड़ता है, जबकि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने पर मुद्रा में वृद्धि होता है। मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने पर मुद्रा में वृद्धि होता है, जिसका प्रभाव दोनों पर पड़ता है। ध्यान दीजिएगा। एम का प्रभाव V1 पर नहीं पड़ता, ये कहा गया है, लेकिन क्या होता है कि मुद्रा की मात्रा में अगर वृद्धि होगा तो दोनों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और 8वां नंबर जो होता है दोस्तों, वो देखिएगा, फिशर का सिद्धांत स्थैतिक है। इस पर लिखना है, कहा गया फिशर का सिद्धांत स्थैतिक है और वह उसी समाज पर लागू होता है, यानी स्थैतिक समाज पर ही लागू होता है। जबकि हम विश्व, यहाँ पर लिखिएगा दोस्तों कि जबकि हम विश्व, ये थोड़ा सा काट दीजिएगा दोस्तों, विश्व प्रावैगिक में रहते हैं और यह सिद्धांत अब हमें मेरे लिए ज़रूरी नहीं है दोस्तों, यह अब अधिक उपयोगी नहीं है दोस्तों। तो यह आलोचना 8 आपको लिखना है दोस्तों। अगर मेरे द्वारा बताए गए इतना टॉपिक को आप अगर लिखते हैं दोस्तों तो अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। दरअसल बीए में जो होता है दोस्तों, पॉइंट का ही मोल होता है दोस्तों, कितने पॉइंट आपने दिए हैं दोस्तों, और जितना से अधिक हो सके पॉइंट में आप लिखने और प्रैक्टिस और तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, जिससे कि आपके नंबर बढ़िया और अच्छे अंक प्राप्त होंगे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों, और थोड़ा बहुत जो मिस्टेक हुआ है दोस्तों उसको आप सुधार लेंगे दोस्तों, और इन्हें नोट करके आप 2-3 बार अपने से पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको और भी याद हो जाएंगे दोस्तों। ये वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है दोस्तों। ऐसी और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहे दोस्तों।